बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिनाद और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे हिफाजत से होंगे। जनाब, मेसी फैंस के लिए खुशखबरी है। फीफा फीवर जो सर चढ़कर बोल रहा है उसमें मेसी का नाम सबसे सरबुलंद है। और आपने देख ही लिया, कल अर्जेंटीना का मैच था इंग्लैंड के साथ, क्या ज़बरदस्त मैच था। उसी तरह से जिस तरह से इजिप्ट के मैच में आखिरी टाइम में ये गोल दागे गए हैं, उसी तरह से मेसी की असिस्ट के साथ मज़ीद 2 गोल दागे गए। 1-2 से ये मुकाबला जीत लिया अर्जेंटीना ने और बहुत ही खूबसूरत मैच था। प्रेडिक्ट ये किया जा रहा था कि कहीं ना कहीं इंग्लैंड के ज़्यादा चांसेस हैं, लेकिन जो इजिप्ट के मैच की सिचुएशन थी उसके बाद यही लग रहा था कि अर्जेंटीना ही जीतेगा। लेकिन लेट्स सी अब फाइनल जो है वो कौन जीतता और ट्रॉफी किसके पास जाती है। बड़े ज़बरदस्त इस बार के फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस रहे हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस भी मिले हैं, बहुत सारी मिथ्स भी टूटी हैं। तो अब देखते हैं जनाब कि ये जो अर्जेंटीना ने 6ठी मरतबा फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, तो फाइनल भी क्या अपने नाम कर पाते हैं या फिर नहीं। हाँ बिल्कुल, और देखते हैं कि स्पेन जो है वो कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड के माबैन अब तीसरी पोजीशन का मुकाबला होगा। वैसे तो एम्बापे से तवक्को कर रहे थे, सेम जो 2022 में कतर के वर्ल्ड कप में जो सिचुएशन थी, हम यही सोच रहे थे अर्जेंटीना और जो है फ्रांस का मुकाबला होगा आपस में, और एक बार फिर हमें मेसी और एम्बापे एक दूसरे से मुकाबला करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन एम्बापे अपने उस मैच में कोई बेहतर कारकर्दगी नहीं दिखा सके, गोल ना कर सके, जिसकी वजह से फ्रांस अब तीसरी पोजीशन के लिए स्ट्रगल कर रही है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त सूरत हाल जो इस वक्त ठनी हुई है, अमेरिका के ईरान के ख़िलाफ़ हमले मुसलसल 5वें रोज़ भी जारी हैं और ईरान के शहर आवाज़ चाबहार बंदर अब्बास में धमाके हुए हैं। और उधर अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप की ज़ेर सदारत सिचुएशन रूम में गुज़िश्ता रोज़ इजलास का इनेकाद हुआ, जिसमें ट्रंप को सिफारतकारी के साथ ज़मीनी फ़ौज के ऑप्शन पर भी ब्रीफिंग दी गई। ट्रंप कई रोज़ की ब्रीफिंग्स के बाद ईरान में फ़ौजी कार्रवाइयाँ बढ़ाने पर माइल हो गए हैं। कार्रवाइयों में शदीद फ़ज़ाई हमलों, जोहरी सरगर्मियों के कलाबंद मकामात पर बमबारी के ऑप्शन शामिल हैं। जज़ीरा खार्ग में जज़ीरा खार्ग और दीगर जो हैं और कॉम्प्लेक्सेस हैं, वहाँ पर बमबारी के ऑप्शंस जो हैं ज़ेर गौर हैं और ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने पर भी गौर किया जा रहा है। जी हाँ, इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब, माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर के। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले ये जो सिचुएशन है जिसका अभी हमने कुछ अहाता किया है, आपको लगता है कि अब ये जो कशीदगी है जो इस्लामाबाद MOU के साइन होने के बावजूद शुरू हुई और अब ये शुरू होने का इसका 5वां रोज़ है उसमें आ चुकी है, तो अब ये जो ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड वाला ऑप्शन है, क्या ये चूज़ किया जाएगा सदर ट्रंप की जानिब से, या फिर ये कशीदगी अब थोड़ी कम होना शुरू हो जाएगी? देखिए ना, ये चक्कर से इसलिए शुरू हुआ है कि इन्होंने बहुत लूज अग्रीमेंट था, सिर्फ 1.5 सफ़े का एक इन्होंने MOU साइन किया है, तो काफ़ी सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है। ईरान समझ रहे हैं कि इसका मकसद ये है, अमेरिका उसे डिसएग्री कर रहा है, तो ये बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं होगा, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं नहीं चाहते कि प्रोलॉन्ग वॉर ना हो, दोनों के लिए ख़राब है ये। तो ये अपने आप को ज़रा तड़प दिखा रहे हैं, स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, बम्बार्डमेंट हो रही है। ये कुछ दिनों के बाद दोबारा से मुज़ाकरात शुरू होंगे, बिकॉज ईरान नोज़ कि मिलिटरली तो ये नहीं जंग नहीं जीत सकते। ये कितनी देर तक आपको नुकसान पहुँचाते रहेंगे। अमेरिका भी चाहता है कि बूट्स ऑन द ग्राउंड इज़ वेरी डेंजरस, और उसकी पॉपुलैरिटी, पॉलिटिकल सपोर्ट कोई नहीं है, ये वियतनाम वॉर की तरह की सपोर्ट नहीं है। बल्कि आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है, आज कांग्रेस में उन्होंने वोट किया है कि इजराइल को जो हम $3 अरब देते हैं सालाना, उसको बंद कर दिया जाए। ऐसी बात हम सोच भी नहीं सकते थे कभी हुई है। अब आज इसका जिक्र हुआ है और 100 कांग्रेसमैन ने इसको सपोर्ट किया। तो देखिए ज़रा शिफ्ट हो रहा है, इसकी पॉपुलैरिटी अमेरिका में भी शिफ्ट हो रही है और ईरान भी इसको टॉलरेट नहीं कर सकता। ये मुज़ाकरात हो रहे हैं सीन, और जंग नहीं होगी ज़्यादा। अच्छा प्रोफेसर नहीं, कुछ लोग तो ये कहते हैं, कुछ तज्ज़ियाकार ये कह रहे हैं कि बूट्स ऑन द ग्राउंड इनएविटेबल है, क्योंकि जिस दलदल में ईरान फंस चुका है उस दलदल में अमेरिका भी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, और ख़ुद से ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ख़ुद को निकाल नहीं पा रहा है इस सिचुएशन से, कोई ग्रेसफुल वे नहीं है जिससे निकाल सके। आपको लगता है ऐसी सूरत हाल नहीं है? होने को तो खैर प्रोबेबिलिटी तो है, लेकिन प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। यानी 10% 15% आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी है बूट्स ऑन द ग्राउंड, लेकिन अमेरिका को बूट्स ऑन द ग्राउंड के लिए कांग्रेस को इन्वॉल्व होना पड़ेगा,
आपको बेशुमार बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, इसकी पॉपुलैरिटी भी नहीं है, तो दिस विल बी नॉट हैपनिंग। आई कैन नॉट सी कि कैसे हो सकता है कि अमेरिकन होंगे हम बूट्स ऑन द ग्राउंड मार लेंगे, क्योंकि इसमें जीत लेने का अमेरिका को फ़ायदा नहीं है। ये जो बूट्स होंगे तो वो इजरायली बूट होंगे, क्योंकि इसराइल को फ़ायदा है, अमेरिका को जंग जीतने का फ़ायदा बहुत कम है। तो ये तो इसराइल ने कहा था कि जी 3-4 दिन में आपका काम ठीक हो जाएगा, आप आ जाएं, फटाफट आपका काम करा देंगे। वो फंस गए, अब निकल नहीं सकते। इसका सोल्यूशन हो सकता है। द रीज़न इसकी सोल्यूशन थी हुआ कि अब ईरान में वी डोंट नो कौन है इन चार्ज। IRGC इज डिसएग्रीइंग विद पार्लियामेंट, इज डिसएग्रीइंग विद अदर फैक्शंस। स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को अगर खोल दिया जाए और आने जाने के उसको इजाज़त दे दी जाए 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, जब तक मुज़ाकरात ख़त्म ना हो जाए, ये बात फटाफट ठीक हो सकती है। तो ईरान कंट्रोल करता है इस चीज़ को, लेकिन दे डोंट नो हु टू ट्रस्ट, हु टू मेक ए डिसीजन। कोई देयर इज नो सुप्रीम लीडर इज अवेलेबल टू मेक द डिसीजन, इसलिए फंसा हुआ है। अच्छा प्रोफेसर, जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो मामला अब आ गया है, कहीं ये पहले एटमी हथियारों से शुरू होती हुई बात अब यहाँ तक पहुँची है, तो आपको लगता है कि अमेरिका ने अना का मसला बना लिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला जो मामला है उसको, और उसके बाद फिर जिस तरीके से सदर ट्रंप बार बार बयानात देते हैं इस तरह के, और बड़े ही अनफॉर्चुनेट बयानात भी देते रहे हैं माजी में भी और अब भी वो दे रहे हैं, ख़ासतौर पर ये जो इस्लामाबाद MOU है इसके साइन होते हुए भी, इसके साइन होने के बावजूद, इसके बाद भी और अब भी, तो क्या उनको उतना सीरियस लिया जाए या फिर यही समझा जाए कि माजी की तरह उन पर भी यू टर्न ले लिया जाएगा उनकी जानिब से? ट्रंप साहब की होल स्ट्रेटजी ये है कि मैं लोगों को अपने दुश्मन को कंफ्यूज कर दूंगा, ऐसे कॉन्ट्रडिक्टरी बयान दूंगा कि समझ नहीं आ गया वो क्या करें। अब देखें यूरोपियन लीडर्स ने उसको समझ आ गई इसको कैसे संभालते हैं। तो तकरीबन उसके जो बयानात होते हैं, जो बड़के मार रहा होता है, उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये मिडिल ईस्ट में अभी हम लोगों को समझ नहीं आया कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए, इसको इग्नोर करें या हमें कंफ्यूज कर रहा है। तो दिस इज हिज, देखिए ना, वो बिजनेसमैन है, वो डिप्लोमेट नहीं है। तो बिजनेसमैन ऐसे करते हैं कि धमकियाँ भी देते हैं, लालच भी देते हैं और अपने आप को नेगोशिएट करने की कोशिश करते हैं। तो ही इज़ नॉट ए डिप्लोमेट। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें भी इनको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा कि बातें एक करता है अगले दिन रिवर्स कर देता है। तो कैन बी टेक हिम सीरियसली। तो प्रोफेसर नहीं, आप सोचते हैं कि उनकी पॉलिसीज़, ट्रंप की पॉलिसीज़ बड़ी बेहतरीन हैं, क्योंकि बिजनेसमैन जो है वो जूस करने की कोशिश करता है सिचुएशन को। आपको लगता है कि इस वक्त जो वो पॉलिसीज़ लेकर आए हैं, जो टैरिफ का मामला था या जो अब ये ईरान वॉर है, इस दोनों सूरत हाल में ये चीज़ें फायर बैक नहीं की क्या? बिल्कुल फायर बैक की हैं। उसकी वजह यह है कि उसके जो कोई एडवाइज़र जो हैं उन सबको निकाल दिया है। ये पहली जब ट्रंप थे उसके बाद बेशुमार जनरल्स थे, एडवाइजर्स थे, उसको कहते हैं यार चौधरी साहब क्या बातें कर रहे हैं, ऐसा ना करें, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब सेकंड टर्म में सब एडवाइजर को निकाल दिया है। सो ही इज़ नॉट गेटिंग गुड एडवाइस, इसलिए फंसा हुआ है, इसलिए फंस गया है। और जो आपकी बात सही है, जो इसकी पॉलिसीज हैं बैक फायर कर रही हैं। तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर ट्रंप। वो समझ नहीं आ रही कि क्या निकलूँ कैसे यहाँ से। अच्छा सर, जिस तरीके से हम मुज़ाकरात का जिक्र करते हैं या बात करते हैं और जो टेक्निकल तर्ज के मुज़ाकरात होना थे, लेकिन उनसे पहले ही ये सारा मामला दोबारा से शुरू हो गया। अब ईरान ये कह रहा है कि इस वक्त कोई मुज़ाकरात का मंसूबा नहीं है। सदर ट्रंप ने यही कहा कि ईरान जो है वो उनसे बात की है और मुज़ाकरात के लिए मनाने के लिए कहा है कि वो मुज़ाकरात की बेस पर आ जाए। तो आपको लगता है कि मीडिएटर्स जो हैं, जैसे कि पाकिस्तान है या कतर है, इस सारी सिचुएशन में अपना वो रोल प्ले कर पाएंगे जो उन्होंने पहले किया? बिकॉज मीडिएटर्स भी एक हद तक ही अपना किरदार निभा सकते हैं। जब तक कि दोनों फरीकैन अग्री नहीं करेंगे तो फिर मीडिएशन कराना भी मुश्किल हो जाएगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इवेंचुअली होगा। लेकिन ना किसी गांव में 2 हमसायों की लड़ाई हो रही है, अब ये बाकी हमसाफा इसको छुड़ाने के लिए कब आएंगे? ये जरा बैठेंगे, जरा उनका गुस्सा कम होगा तो बात शुरू होगी। तो बिहाइंड द सीन डिप्लोमेसी हो रही है। पाकिस्तान, कतर, तुर्की सब अपना डिप्लोमेटिकली एक दूसरे से बातचीत हो रही है। तभी तो ट्रंप कहता है कि हम सब निगोशिएशन इज गोइंग ऑन। लेकिन ये बमबारी खत्म होगी, फिर जरा एग्जॉस्ट होंगे तो फिर बैठेगा अच्छा अब निकालो क्या है। तो बोथ साइड्स हैव टू गिव इन टू समथिंग। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगी तो उसका जो ब्लॉकेड खत्म होगा, ब्लॉकेड खत्म होगा तो फिर न्यूक्लियर की बात शुरू हो जाएगी। तो इसको ना टेक लॉन्गर। जब वो कहते, मैंने कह रहा था कहीं कि 60 डेज में कुछ नहीं होगा, इसको 90 डेज, 120 डेज में भी 6 महीने लग सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये जो पाकिस्तान के लिए सिचुएशन जो है कुछ गंभीर होती चली जा रही है कि वो सालसी सदके दिल से कर रहा है
और उसकी कोशिश यही है कि दोनों फरीकैन किसी एक नुक्ते पर इत्तफाक कर लें, एक MOU पर इत्तफाक कर लें। लेकिन कभी उस पर इल्ज़ाम आ जाता है कि जहाज़ों को, हवाई जहाज़ों को जो है अड्डा फराम किया गया है। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब कराची बंदरगाह की जानिब जो है ना 2 टैंकर्स ईरानी जो हैं वो लंगर अंदाज होने के लिए चल पड़े हैं। तो इस सिचुएशन में आपको लगता है कि हम किसी ट्रिकी सिचुएशन में खड़े हैं? बिल्कुल ट्रिकी सिचुएशन है, बहुत ट्रिकी सिचुएशन है। पाकिस्तान को इम्प्लीकेट भी कर सकते हैं, इजराइल भी सोच रहा होगा, इंडिया भी सोच रहा है कि कैसे इम्प्लीकेट कर दिया जाए। सिचुएशन इज़ वेरी ट्रिकी, जो आपकी बात सही है। उसमें मेरी ऑप्टिमिज्म यही है कि अपने फील्ड मार्शल और ट्रंप के दरमियान में बातचीत काफ़ी है। जैसे JD वांस ने कहा था कि मैं बीवी से ज़्यादा मैं अपने आसिम मुनीर से बात करता हूँ। तो ये ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट की वजह से ये इसको काबू कर लेंगे सिचुएशन को, ताकि आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। बट इज इट ए ट्रिकी सिचुएशन? एब्सोल्युटली। पाकिस्तान के दुश्मन बड़े तैयार खड़े हैं कि हम पाकिस्तान को फैला लिया जाए किस तरह से। लेकिन अब देखें ना, नोबडी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान के रोल जो प्ले किया है, जो ट्रस्ट डेवलप किया है, पाकिस्तान का चीन के साथ भी ट्रस्ट है, तुर्की के साथ भी है, ईरान के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है। और किस मुल्क का कह सकते हैं? किस मुल्क के सबके साथ अच्छा ताल्लुकात है? किसी के भी नहीं। तो हमारी एक अच्छा रोल है, उसको प्ले कर रहे हैं फिलहाल। अब तक तो बड़ा अच्छा प्ले किया है। सो आई एम ऑप्टिमिस्टिक है, वी विल कंटिन्यू टू प्ले अ गुड रोल। राइट, थैंक यू सो मच। प्रोफेसर नईम ज़फ़र हमारे साथ मौजूद थे और जो ईरान अमेरिका कशीदगी चल रही है उस पर हम बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बात करने जा रहे हैं। दुनिया भर में जो बच्चों का सोशल मीडिया का गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल है वो कई समाजी, नफ्सियाती और सिक्योरिटी ख़तरात को जन्म देने लगा है। अमरीकी तहकीकाती इदारे के मुताबिक बच्चों में सोशल मीडिया का ज़्यादा इस्तेमाल ख़राब नींद, बेचैनी, डिप्रेशन और तालीमी मुश्किलात में इजाफे का सबब है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, चीन और अमरीका की रियासतें इस हवाले से क़वानीन ऑलरेडी बना चुकी हैं। डेटाबेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में 16 साल से कम उम्र बच्चों की आबादी तकरीबन 10 करोड़ 98 लाख है, जिसमें बड़ी तादाद मोबाइल यूज़र्स की है। और अब चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पंजाब MPA सारा अहमद ने 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल के हवाले से करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी है। और करारदाद में ये मुतालबा किया गया है कि 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जाए ताकि उन्हें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के मनफी असरात से महफूज रखा जा सके। करारदाद के मतन की बात करें तो उसके मुताबिक सारा अहमद ने 16 साल से कम उम्र बच्चों की वीडियो और फोटोग्राफी पर भी पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी से अपील की गई है कि इस मकसद के लिए मौसर कानूनी और रेगुलेटरी निज़ाम वज़ा किया जाए। करारदाद के मुताबिक बच्चों के नफ्सियाती और अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम किए जाएँ और PTA इस अमर को यकीनी बनाए कि तमाम मोबाइल और सोशल मीडिया ऐप्स पर बच्चों के खिलाफ नुकसानदेह या नामुनासिब मवाद को फौरी तौर पर रोका जाए। इस पर हमने बात करनी है और ख़ुद सारा अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो। सारा साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। डेफिनेटली ये वक्त की ज़रूरत था, ये इक़दाम, ये करारदाद जो आपने जमा कराई है इसके पीछे बहुत ज़्यादा होमवर्क भी होगा। जिस तरीके से दीगर ममालिक सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ख़िलाफ़ जो क़वानीन बना चुके हैं, ख़ास तौर पर ये जो 16 साल से कम उम्र बच्चे हैं, तो पाकिस्तान में भी ज़रूरी था। लेकिन क्या मौसर रेगुलेटरी निज़ाम बन सकेगा जिसके तहत ये इम्प्लीकेबल भी हो जाए? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो एंड अप्रिशिएटिंग ये इनिशिएटिव। बेसिकली देखिए, जब गवर्नमेंट इतने बड़े बड़े काम कर सकती है, सब कुछ हो रहा है, तो हमारे बच्चे जो हमारी कौम का मुस्तकबिल है, उनको ये स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया उनके जहनों को तबाह कर रहा है। तो व्हाई नॉट हम सब स्टेक होल्डर्स मिलके बैठे, इंक्लूडिंग पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, मिनिस्ट्री जो रेलिवेंट है, एवरीबडी, एंड देन वो एक कानून इंट्रोड्यूस कराएं, ऑनलाइन चाइल्ड सेफ्टी अथॉरिटी बने एंड वो इसको रेगुलेट करे। क्योंकि हमने देखा कि बच्चे एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव स्क्रीन टाइम एंड सोशल मीडिया यूजेज, और इसकी साइबर बुलिंग और बच्चों को ग्रूमिंग करके पीपल कैन किडनैप चिल्ड्रन, सो इट्स वेरी अनसेफ एंड अभी कोई पेरेंटल कंट्रोल नहीं है। तो मैंने ये सजेस्ट किया कि एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करना होगा बच्चों की टुवर्ड्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, एंड आई एम श्योर इट कैन बी वर्केबल अगर तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के बैठे और संजीदगी के साथ
इसको आगे लेके चलें। बिल्कुल ठीक। अच्छा सारा साहिबा, हम देखते हैं कि अभी छोटी छोटी उम्र में बच्चे बहुत तरक्की कर रहे हैं मुख्तलिफ फील्ड्स में, और AI में भी कर रहे हैं, जो IT की डिफरेंट फील्ड्स हैं उसमें कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं सिर्फ सोशल मीडिया तक अगर बैन रहे तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये बैन एक्सपेंडेड होता है तो ये उनकी तरक्की को भी हैम्पर कर सकता है? जी बिल्कुल, देखिए इस प्लेटफॉर्म्स के अच्छे यूजर्स भी हैं और बुरे यूजर्स भी हैं। तो हम ये सजेस्ट नहीं कर रहे कि हर चीज़ बैन कर दें, इंटरनेट को बैन कर दें, नो। मैंने ये सजेस्ट किया है कि सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक। एंड अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक गेम है बच्चों का ऑनलाइन, रोब्लॉक्स। वो इतना डेंजरस गेम है, उसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बच्चों के फ्रेंड्स बन जाते हैं, वो उनसे उनकी पिक्चर्स भी मंगवा सकते हैं, उनको ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, उनसे कहीं मिलने की भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको किसी भी तरह से मैनिपुलेट उनके ज़हनों को किया जा सकता है। दैट इज सो अनसेफ। एंड आजकल बच्चे बहुत ज्यादा उस गेम की तरफ बढ़े। तो आई मीन इस तरह की चीजें तो इमीडिएटली बैन हो जानी चाहिए, राइट, इन पाकिस्तान, जिस तरह दूसरे ममालिक ने भी की हैं। राइट। अच्छा सारा साहिबा, आप ये कह रही हैं कि जो इस तरह की ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल जो है वो बैन हो जाए। इसमें वैसे इंपॉर्टेंटली अगर आपने रोब्लॉक्स की बात की है, ब्लू व्हेल है, मोमो चैलेंज है, इस टाइप्स की और भी PUBG है, बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिनमें मुख्तलिफ चैलेंज दिए जाते हैं बच्चों को, और उसके बाद कुछ जो वाक़यात हैं वो हमारे सामने ही दुनिया भर में किस तरह के सामने आए, ख़ुदकुशी के वाक़यात भी सामने आते हैं। तो इस करारदाद का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ तक एक्सेस बच्चों की वो ख़त्म कर दी जाए। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो पहले एज वेरीफाई करें बच्चे की कि वो 16 एंड अबव हो, और फिर उसको अलाउड होना चाहिए यूज की एक्सेस ही मतलब रिस्ट्रिक्ट करनी चाहिए। क्योंकि अब AI का जमाना है, इतने AI के टूल्स यूज किए जा सकते हैं टू वेरीफाई एज ऑफ चाइल्ड, एंड वो जब हो जाए ओनली देन एक्सेस शुड बी गिवन टू दैट चाइल्ड। एंड इसको पेरेंट्स ने भी बहुत ज्यादा पॉजिटिवली लिया है, इस इनिशिएटिव को। राइट। ये ऑस्ट्रेलिया में और हम दीगर ममालिक में देख रहे हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन तो जारी है, लेकिन इसके रिजल्ट्स क्या, उसको भी हम खातिर में लेकर आ रहे हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया में पिछले साल ही इनैक्ट हुआ है, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। एंड उधर तो $30 मिलियन का फाइन है टेक्नोलॉजी कंपनीज पे जो वायलेट करें इस लॉ को। तो वो जो रिजल्ट्स हैं वो तो आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो हमारे बच्चे जिस चीज से गुजार रहे हैं उसका भी रिजल्ट बाद में आएगा। तो अगर हम अभी से उसकी इस्लाह करें, उस पर काम करें, तो आई एम श्योर बच्चों के रिजल्ट्स, इवन हम उनके एजुकेशन वाइज रिजल्ट से हिसाब लगा सकेंगे कि क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा बच्चों के ऊपर। राइट। थैंक यू सो मच। सारा अहमद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, और बड़ा ही ज़बरदस्त इकदाम है ये, अगर ये इसी तरीके से इसके ऊपर अमल दरामद भी यकीनी बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे एटलीस्ट महफूज रह सके और उनका जो डिजिटल फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक। खूबसूरती सिर्फ चेहरे का हुस्न नहीं बल्कि एतमाद, जहानत, शख्सियत और अपने मुल्क की बेहतरीन नुमाइंदगी का नाम भी है। दुनिया भर में होने वाले आलमी मुकाबला हुस्न सिर्फ खूबसूरती का मुकाबला नहीं होते, बल्कि उनमें शुरा की तालीम, खुद एतमादी, समाजी खिदमात, कम्युनिकेशन स्किल्स और मुख्तलिफ सकाफ़तों की नुमाइंदगी को भी जांचा जाता है। पाकिस्तान आलमी मुकाबला हुस्न मिस वर्ल्ड में पहली बार बाज़ाब्ता तौर पर शरीक होने जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान की नुमाइंदगी मिस पाकिस्तान अनायका जमाल इकबाल कर रही हैं। हमारे नुमाइंदे मियाँ असगर सलीमी के मुताबिक अनायका जमाल इकबाल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग में मास्टर्स की तालिबा हैं और इससे कबल भी मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी मुकाबला हुस्न में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर चुकी हैं। अनायका जमाल ने इससे कबल मिस अर्थ, मिस ग्लोबल, मिस कॉस्मो, मिस इको इंटरनेशनल और मिस ओरा इंटरनेशनल समेत कई आलमी मुकाबलों में शिरकत की है, जबकि कोसोवो में मुनक्किद होने वाले फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड मुकाबले में चार एजाज़ात अपने नाम करके भी तवज्जो हासिल कर चुकी हैं। अनायका सिर्फ मुकाबला हुस्न ही नहीं बल्कि समाजी खिदमात के मैदान में भी मुतहरिक किरदार अदा कर रही हैं। उन्होंने मिस वर्ल्ड के मारूफ प्रोग्राम ब्यूटी विद ए पर्पस के तहत पाकिस्तान में थैलेसीमिया के मरीजों की मदद को अपने समाजी मुहिम का मरकजी मौजू बनाया। इस वक्त हमारे साथ अनायका मौजूद हैं स्टूडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अनायका, हाउ आर यू टुडे? I'm very good. Thank you for having me. Thank you so much for joining us. First of all, let us know what are your feelings? You are representing Pakistan. Yes, so there's a lot of feelings at the moment. I am super excited and I'm happy and I'm also very grateful. I never thought this could happen. So
Yeah, right. So we don't see a lot of candidates or contestants for the pageants. How did you? When did you think that you will going to contest in one of them? So actually, I started as Miss Miss Pakistan 2022. Right. And then Sonia Ahmed, my national director, she selected me for Miss World Pakistan 2026, and it took me 4 years to get here. But I am super grateful, and I didn't know this could happen. It's such a big thing for me. It's a big thing for Pakistan as Yes, well. it is, Anaika. You are doing accounting and auditing, masters in accounting and auditing. So, what are your career goals? So my career goals is hopefully, inshallah, next year I will be done with my studies, and then I want to work with it. I always said when I was a kid that I wanted to be a businesswoman, so that is my goal. Isn't it two very different things, pageants and accounting? It is. There is a lot of mathematics in the studies, and then in the pageant there is a lot like beauty, how you look, your catwalk, but you can mix it. राइट अच्छा नायका वी वुड लाइक टू नो कि आपको उर्दू समझ में आती है, आप उर्दू बोलती हैं? मैं थोड़ा सा समझ आती हूँ, अच्छा, और बोलती भी थोड़ा थोड़ा है? थोड़ा थोड़ा। अच्छा, सबसे पसंदीदा लफ्ज़ कौन सा है उर्दू का आपका? योर फेवरेट वर्ड इन उर्दू? प्यार, दिल। ज़बरदस्त, बेहतरीन। एंड लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी फूड। यस। क्या फेवरेट है? आलू गोश्त, मैं पकौड़ा पसंद करती हूँ, समोसे, दही वाले, फ्राइज़। मुझे पता ये पाकिस्तानी फूड नहीं है, फिर वो फ्राइज़, केचप, मसाला बहुत ज़्यादा पसंद। You like fried stuff as well because you need to take a lot of good care of your diet. Yes, I do. Yeah, so can you afford to eat fried stuff? Not for the preparations to Miss World, but after that, yes, I'm allowed to do it. But I have to take care of my diet. Yes. Right. Okay. Anaika, let's talk about your जो आप काम कर रही हैं, ख़ास तौर पर एक तो ये ब्यूटी पेजेंट्स इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड यू आर डूइंग सो मच फॉर द सोसाइटी एज वेल, योर वेलफेयर वर्क. लेट अस नो अबाउट दैट. Like what I have been doing for Miss World, like the Beauty with a Purpose. So me and my national director, we had to do some charity, and we both agreed on doing the thalassemia charity. So I went to Sundus Foundation, Noor Foundation. Sorry to cut you, Anaika. Continue, Right. please. Yeah. Yes, so that was what we were doing, and I actually felt really bad because seeing those sick people, children, older people, it's hard. And that is something that I am really passionate about because not everybody is privileged enough to live the life that I'm living, that you're living. So it's something that I have deep in my heart. So what change would you like to bring here? So the thing that we only can do is to give them a smile for the day by giving them food, some gifts, because there's nothing much else that we can do, because it is like a sickness or an illness that is not going away. So we can only try to give them some good memories that they won't forget. Right. There are different thoughts on beauty pageants, especially here in Pakistan. Yes. What would you like to say to the critics? I would like to say that if I want to do a pageant, I can do it. I don't want the hate, but I know that it's here, and I know that I will get it. There's a lot of people out there, especially in Pakistan, that doesn't agree with pageants, but it's my life, and other women that participate is their life, and they can do whatever they want. We must stay positive. Yes. There'll always be hurdles. There'll Yes. always be people who will give you hate, but still, positivity is the way to be. So, what do you think? How can we promote things like these in Pakistan? For example, right now we are promoting it in a good kind of way. You are asking me questions about the beauty pageant. I can give another perspective on the beauty pageant. Right. Because it's not only about showing our bodies, our face, our catwalk. There's more to it, like, for example, the Beauty with a Purpose. We are doing so much other stuff than just showing ourselves off. So this is actually one of the good things to do, also using my own platform to advocate for important things. And that is why beauty pageant is so good, because that is what giving me the opportunity to advocate for such causes. Right. And Aika, we have so much talent here in Pakistan Yes. as well. So what would you like to say to the girls, especially here in Pakistan, just
as just we are saying that we can do anything what we want. Then what's the message for the girls? I would say to the girls that they should chase their dreams. They should go for their dreams. They should not be scared. I know that people will hate and people will have their opinions, but why does people holding you back? Chase your dreams and go for it. That's the most important, and trust in yourself. Beautiful message. If provided a chance, given an opportunity, how would you change people's thinking? That's actually a difficult question because people have their opinions. Yeah. I cannot change them. I can try to by telling them this is just not how it is. There is different perspective. We do this, we do this, we do this, but it's not sure that they want to listen to me. Right. So I can do my best to try to do it, but it's not. By an example, right? So you have been to different countries and you have seen people, living their lives and holding up to their values. What do you think? Where does Pakistan stand and their people stand, and where should we lead them to? In the terms that like I said, thinking. So if we have a better thinking, where should we start? We should start by understanding what it is. Right. That is that is like the thing that we have to do. We should understand what this is, and from there on, change our perspective. That is my opinion, of course. People can have different opinions, but try just to change your own perspective and look through it. Right. Before you leave for the pageant, any message for the people of Pakistan and your supporters? I wanted to say thank you so much. I am super grateful. This is a big opportunity for me, and Pakistan itself is the first time ever, so it's a really big thing. And I want to say thank you for following my journey. What's the best part of a pageant when you're participating in it? It's everything. It's everything. It's everything. There's nothing bad about pageants. Maybe you can get tired because of the long days, but everything is amazing. It makes me so happy. Makes you happy. Yeah. Okay, great. So do you think we need to have more platforms like that? I think like the beauty pageant is big itself. It's really big. There's a lot of competitions, but I feel like the bigger it gets, you better it gets. Right. Thank you so much, Anaika Jamal. Thank you. Thank you so much for joining us. अनायका से हम बात कर रहे थे और आलमी स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने जा रही हैं और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो मस्बत चेहरा है, मस्बत शनाख्त है, वो उजागर करने जा रही हैं. हम उनके शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने यहाँ भी ज्वाइन किया और हमें रिप्रेजेंट भी करने जा रही हैं. अभी ब्रेक पर जाएंगे. वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो. नाज़रीन, बाज़ सानेहात सिर्फ चंद ज़िंदगियाँ नहीं लेते बल्कि कई ख़ानदानों की दुनिया ही उजाड़ देते हैं. ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला हादसा गुज़िश्ता दिनों पेश आया जब शारजा से कराची आने वाला निजी कार्गो तैयारा बलूचिस्तान के साहिली इलाके मारा के करीब समंदर में गिरकर तबाह हो गया. और इस हादसे में कप्तान जो थे रिजवान इद्रीस, नायब कप्तान फैसल जतोई, इंजीनियर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी, इंजीनियर मोहम्मद हामिद और लोड मास्टर समेत 5 अफराद सवार थे जिनका अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है. ना अमला बरामद हुआ, ना ब्लैक बॉक्स और ना ही मुतासरा ख़ानदानों को वो जवाब मिल सके जिनके वो हकदार हैं. मुतासरा ख़ानदानों का कहना है कि हादसे के बाद उन्हें सिर्फ इंतज़ार, बेयकीनी और खामोशी मिली है. उनके मुताबिक अब तक एयरलाइन इंतज़ामिया ने ना उनसे मुलाकात की और ना ही उनकी दिलजोई की. आज हमारे साथ उन्हीं मुतासरा ख़ानदानों में से एक कप्तान रिजवान इद्रीस के जो बेटे हैं साहिबजादे यशिब रिजवान मौजूद हैं. उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस हादसे के बाद उन्हें किस मुश्किलात का सामना रहा और वो हुकूमत और मुतालिका इदारों से क्या तवक्को रखते हैं. याशिब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. बहुत ही अफसोसनाक हादसा था जो पेश आया. पूरी कौम बड़ी गमज़दा रही इसके ऊपर और हमें भी बड़ा दुख है और इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है ताकि पता चल सके कि अब तक की क्या डिटेल्स हैं हादसे की. ये वाक़या जो है अफसोसनाक वाक़या किस तरह से पेश आया था और अब तक की तफसीलात क्या हैं? जी वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए. फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं ये क्लियर कर दूं कि मैं बिल्कुल जो भी बात कर रहा हूँ आज एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे कर रहा हूँ. बाकी अफेक्टेड फैमिलीज़ के साथ जो जिनके साथ हम लोग इन कांटेक्ट हैं और उनके साथ हम लम्हा व लम्हा हमारी बातचीत चल रही है. जो भी तफसीलात अभी तक सामने आई हैं उसमें जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स हैं ऑफ कोर्स उसके हवाले से
यही चीज़ सामने आई है कि देयर वाज अ नेविगेशन फेलियर, जो कि हमें जो एटीसी टावर की भी जो एक रिकॉर्डिंग है जो कि अभी चल रही है काफ़ी जगहों पे, उससे भी यही चीज़ साबित होती है फिलहाल, कि ये नेविगेशन फेलियर था। ऑफ कोर्स जो भी चीज़ें होंगी, जो एक्चुअल रिपोर्ट आएगी, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी, उससे हम क्लियरली डिटरमिन कर सकेंगे कि एक्चुअल जो कॉज था वो क्या है इस हादसे का। राइट, आपको पता कैसे चला इस हादसे के बारे में? जी, हम लोग को पता इस तरह चला था कि वी वर एक्सपेक्टिंग अबू टू लैंड एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम, बट जब काफ़ी टाइम गुजर गया तो लैंडिंग नहीं हुई, तो वी ट्राई टू रीच आउट टू डिफरेंट पीपल, और कुछ हमारे हैं लोग जो ट्रैफिक कंट्रोल में भी काम कर रहे हैं, तो उनसे फिर हम लोग ने फ़्लाइट नंबर चेक करवाया, तो उनसे फिर हमें ये पता चला कि जी ये रडार से गायब हुआ है तैयारा, और अभी तक कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है इस एयरप्लेन से, तो इस तरह हमें ये न्यूज़ मिली। अच्छा याशीब, डेफिनेटली जो हमारे इदारे हैं वो अपना काम कर रहे हैं बड़ा बेहतरीन तरीके से, और उनकी जानिब से कुछ ना कुछ अपडेट भी सामने आ रही है, तो क्या जो कंपनी है उसकी जानिब से कोई राबता किया गया हो आप लोगों से अभी तक? बिल्कुल, लेट मी ऑल्सो टेक द अपॉर्चुनिटी टू कमेंड द एफर्ट्स फ्रॉम आवर अथॉरिटीज़। सबसे पहले जो हमारे सिविल एविएशन, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान आर्मी, जो उन्होंने एफर्ट्स की हैं, जो उन्होंने इक्विपमेंट डिप्लॉय किया है इसके सर्च, रेस्क्यू एंड रिकवरी ऑपरेशन में, इट्स कमेंडेबल। वी आर फुली सेटिस्फाइड, वी 110% सेटिस्फाइड। और इसके अलावा जो कंपनी है, उनकी तरफ से शुरू में जी है कोई राब्ता नहीं था हमारे साथ, और अभी भी जो है वो जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी तरफ से कोई भी राब्ता नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, और फ़िलहाल हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है कि जी क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं, उनकी तरफ से क्या नेक्स्ट स्टेप्स हैं, और क्या चीज़ें हैं जो इस चीज़ को फर्दर, इस चीज़ को आगे किस तरह से लेकर जाना है। बिल्कुल याशीब, अब तक क्या रिकवर हो चुका है? फ़िलहाल जो है वो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो कि हमें ऑफ कोर्स मीडिया के थ्रू ही इंफॉर्मेशन है, उसमें है ये कि जी wreckage मिला है कुछ, और जो एक इंजीनियर हामिद हैं, उनका जो है वो एक बैग जो होता है, आप कह लें पर्सनल बिलोंगिंग्स का बैग, वो मिला है जो कि उनकी फैमिली को हैंड ओवर कर दिया गया है। राइट याशीब, इन दी एंड कोई अपील आप करना चाहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से, मुतालिका इदारों से? जी बिल्कुल, हमारी फ़िलहाल तो यही रिक्वेस्ट है कि इसको जो सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन जो है वो जारी रहे। इसमें इफ़ पॉसिबल आप इंटरनेशनल स्टेट, जो हमारी फ्रेंडली स्टेट्स हैं, उनको इन्वॉल्व किया जाए, उनकी हेल्प ली जाए। अगर हमारे पास कुछ ऐसा इक्विपमेंट है जो अवेलेबल नहीं है, उनसे मांगा जाए। जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो कि लास्ट इस तरह के केसेस में इन्वॉल्व रही हैं, उनको अप्रोच किया जाए, उनकी इन्वॉल्वमेंट ली जाए। और जो दूसरी हमारी अपील है मुताल्लिका इदारों से, वो है कि जी अकाउंटेबिलिटी हो, एक फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो, और जो एयरलाइन है उसकी भी अकाउंटेबिलिटी हो इस पूरे वाक़ये के मुताबिक। राइट याशीब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। ब्रेक के बाद आते हैं। शो के दूसरे हिस्से में खुशामदीद। फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। शो के आगाज़ में आपको बताया था, दूसरा सेमीफाइनल अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है, और मैच के दूसरे हाफ में इंग्लैंड ने अर्जेंटीना के खिलाफ गोल करके 1-0 की बढ़तरी हासिल की थी। इंग्लैंड की जानिब से गोल 55वें मिनट में हुआ था, गॉर्डन ने ये स्कोर किया था, जिसके बाद अर्जेंटीना ने भी इंग्लैंड के खिलाफ गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया था, और अर्जेंटीना की जानिब से गोल फर्नांडिस ने 85वें मिनट में स्कोर किया। मैच के इख्तितामी मराहिल में अर्जेंटीना की जानिब से दूसरा गोल मार्टिनीज ने स्कोर किया और टीम को 2-1 से बढ़तरी दिला दी, और अब वो फाइनल में मौजूद हैं। मेसी के फैंस तो बहुत खुश होंगे इस हवाले से, तो हम इसी पर बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार, हमारे साथ है। गुड मॉर्निंग अवैस, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुने ठीक हैं? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। अवैस, जब मुखालिफ टीम ने ये सोचा है कि वो जीत के करीब हैं, सरप्राइज़ दे दिया अर्जेंटीना ने उन्हें। मैं अर्जेंटीना का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, मुझे दुख जरूर है कि इंग्लैंड कल आपको पता अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गया, क्योंकि जब आप बात करते हैं इंग्लैंड के सफर का, तो बहुत जरूरी था कि इंग्लैंड इस दफा कुछ ना कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखाए। जितनी उन्होंने बैक टू बैक स्टेज मैचेस के अंदर जो परफॉर्मेंस दिखाई है हैरी केन की कप्तानी के अंदर, तो था कि इस दफा कि इंग्लैंड एक
वर्ल्ड कप का टाइटल जीतने में कामयाब होगा और एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर था। बात ये हो रही थी कि शायद इंग्लैंड वर्सेस स्पेन का फाइनल आपको देखने को मिले, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इंग्लैंड के मैच की बात करें तो बड़ा एक जबरदस्त लीड आपको पता है एंथनी गॉर्डन ने ली थी और पहले हाफ के अंदर तो लगा कि शायद अर्जेंटीना वापसी नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप अर्जेंटीना के थ्रू आउट मैचेस की आप बात करें तो अर्जेंटीना जो आखिरी हाफ के जो मिनट्स होते हैं उसमें बड़ी जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। अगर कल के मैच की भी आप बात करें, जिस तरीके से मार्टिनेज ने जो आखिरी गोल स्कोर किया, अर्जेंटीना को लीड लेके दी, मेसी के असिस्ट की बात करें, दैट शोज के जब आप बात अर्जेंटीना की करते हैं तो वर्ल्ड चैंपियंस और यहाँ पर वो उसको डिफेंड करने यहाँ पर आए हुए हैं। थोड़ा सा इस वर्ल्ड कप का आपको पता है बहुत ज्यादा अर्जेंटीना को लेके बात भी होती रही कि उनको बहुत ज्यादा एक सपोर्ट मिलती रही है फीफा की तरफ से, चाहे रेफ की बात करें चाहे वीआर की बात करें, तो बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना भी अर्जेंटीना को कहीं ना कहीं होता रहा। लेकिन आफ्टर ऑल एक बड़ी टीम है, मेसी की बात करें लिविंग लेजेंड है और डेफिनेटली वो चाहेंगे ऑन अ हायर नोट इस वर्ल्ड कप को खत्म करें। लेकिन मुझे इंग्लैंड के लिए फील जरूर होता है, एक टीम है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बात होती है। इंग्लिश प्रीमियर लीग की आप बात करें, वन ऑफ द बेस्ट उनके पास सेटअप मौजूद है, लेकिन अभी तक उनकी टीम स्ट्रगल करती हुई आपको नेशनल साइड पे नजर आती है। फॉर मी अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, राइट ऑन स्पॉट ऑन, मैं स्पेन को कहूंगा फेवरेट्स। राइट, अच्छा वैसे अगर आप अर्जेंटीना के फैन नहीं, मेसी के फैन हैं? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ अर्जेंटीना। मेरी ख्वाहिश भी थी कि अर्जेंटीना ना जीते, लेकिन थोड़ा सा इस वर्ल्ड कप के बारे में एक चीज तो अच्छी है कि जब हम इस पूरे वर्ल्ड कप सिनेरियो की बात करते हैं, जब ये स्टार्ट हुआ था तभी मैंने कहा था कि इट्स वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल वर्ल्ड कप, चाहे वो ईरान की टीम को आपको पता लेके एंट्री एग्जिट की आप बात कर लें, लंबे क्यूज की बात कर लें जहां पर बहुत ज्यादा चेकअप कुछ टीम्स का होता रहा, वीआर को लेके आप देख लें, जब वो इजिप्ट का मैच था उसके अंदर जो उनके हेड कोच उनको जब रेड कार्ड दिखाया गया था उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इसके अलावा बहुत सी ऐसी टीमें जिन्होंने प्रोटेस्ट इस वीआर के ऊपर बहुत ज्यादा बात की, यहाँ तक अर्जेंटीना को ज्यादा सपोर्ट होने की बात की। कल भी वो नजर आपको साफ आ रहा था। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा मैं कहता हूँ कि स्टिल फीफा को जो उनसे क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है। एक अच्छी बात है कि आने वाले अगले वर्ल्ड कप के अंदर टीम्स जो जी ऐसा है क्यों? क्या जिस तरह से भी आप खुद भी जिक्र कर रहे हैं, इजिप्ट वाले मैच में भी यही था और यहाँ तक भी कह रहे थे जो तज्जियाकार हैं कि ये जो मैच है ये प्लेट में रखकर सर्व किया गया था अर्जेंटीना को, और उस वक्त जिस तरह इजिप्ट की टीम ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया था वो भी हमें याद है। कल वाले मैच की भी यही सूरत हाल, किसी हद तक हमें ये लगा कि फेवर्स जो हैं वो दिए गए। तो ऐसा क्यों है? क्या वाकई ऐसा है या फिर हम ज़रा महसूस ज़्यादा कर रहे हैं? आई गेस देखें शायद क्योंकि मैं अर्जेंटीना का फैन ही शायद मैं ज्यादा महसूस कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरीके से अर्जेंटीना ने पूरे एक टूर्नामेंट के अंदर आपको पता है अपना एक प्रेशर बरकरार रखा है, खास करके लास्ट मोमेंट्स की बात करें, क्योंकि इजिप्ट वाला मैच भी आपको याद हो एक टाइम पे था कि इजिप्ट वर फ्लाइंग और आखिरी मोमेंट्स के अंदर आप देखें जिस तरीके से अर्जेंटीना ने कम बैक किया था, क्योंकि वहां पर भी दो चीजें नजर आई थी जो कल इंग्लैंड के मैच में भी नजर आई कि इंग्लैंड ने जब फर्स्ट हाफ के अंदर स्कोर किया तो थोड़ा सा डिफेंसिव मोड पे चला गया था, वेरस आप अर्जेंटीना की बात करें उन्होंने जो प्रेशर और खास करके जो अटैकिंग मोड जो उनसे अपना वो ऑन रखा था। मेसी की क्रिएटिविटी की आप बात कर लें जो उसने अपना असिस्ट किया है दोनों गोल्स के अंदर, तो दैट शोज के एक जो टीम का कॉम्बिनेशन है वो कितना तगड़ा इस वक्त चल रहा है। मार्टिनेज की बात करें उनके ऊपर बहुत ज्यादा बात होती है, मेसी के बाद बात कर रहे हैं आप, मेसी के असिस्ट की बात की आपने, दूसरी बार ये बात की और वाकई इसी का जिक्र कर लेते हैं क्योंकि हमने देखा कि दीगर मैचेस में जिस तरह नॉर्वे की टीम थी उसमें हॉलैंड जो है जो अपने आखिरी मैच में जो वो हारे थे उसमें वो असिस्ट मांग रहे थे, गोल अपनी तरफ यानी बॉल अपनी तरफ चाह रहे थे, वो उन्हें नहीं दिया गया, पास नहीं दिया गया। लोग कहते हैं कि उस वजह से भी शायद नहीं हो सका। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रोनाल्डो पूरे मैचेस में वो पास मांगते रहे और उनको भी पासेस नहीं दिए जाते रहे और लोग कहते हैं कि जो दीगर खिलाड़ी थे वो अपनी ग्लोरी के लिए जो है वो लड़ रहे थे उस वक्त। तो आप क्या सोचते हैं मेसी का खेल जो पास के थ्रू वो करते हैं, जो असिस्ट के ज़रिए वो करते हैं, वो क्या बरतर नहीं सारी सूरत हाल में? देखिए दो चीजें हैं यहाँ पर, अगर आप वर्ल्ड कप की ओवरऑल अपने टीम्स की बात करें तो खास करके चाहे पोर्चुगल की आप बात कर लें या आप दूसरी टीम्स की बात करें जो उनके अगर मेन प्लेयर्स की बात करते हैं, जब तक आप उनको डिफेंस लाइनअप आपकी तगड़ी होगी। सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल अगर मैच की दूं स्पेन वर्सेस जो फ्रांस का मैच था उसके अंदर एम्बापे को आप देखें, स्पेन की जो डिफेंस लाइनअप है उसने किस तरीके से अटैकिंग मोड में नहीं रखा, क्योंकि जहां पर एम्बापे को स्पेस आप देते हो तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग अपना आपको पता है हमेशा वो प्रोडक्टिविटी लेके आते हैं। उनको उन्होंने मार्क करके रखा, कोशिश की कि फॉल ना हो, प्रॉपर अपना अटैकिंग मोड के अंदर उनको नहीं लेके जाने दिया। रोनाल्डो अगर पोर्चुगल की आप बात करते हैं, इसलिए हम हमेशा कहते हैं ना कि इट्स जस्ट नॉट अ वन मैन आर्मी, आपको 11 साइड होके जीतना पड़ता है एक टूर्नामेंट को, आपको पूरे एक अपना जो भी टीम होती है उसको बर्डन कैरी करना पड़ता है। मसला इन कुछ टीम्स के अंदर ये है कि कुछ जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर हाई डिपेंडेंसी होती है कि वो हमारे लिए लीड फ्रॉम द फ्रंट करेंगे,
नॉर्वे का जो पिछला मैच था उससे पिछले मैच की आप बात करें, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ मैनेजर को लेकर और खास करके कोच को लेकर कि हॉलैंड को इतना देर क्यों इंक्लूड किया गया था, शायद रिजल्ट कुछ और प्रोड्यूस हो सकता। तो बहुत सी चीजें यहाँ पर होती है, लेकिन फिर मैंने कहा ना कि अर्जेंटीना की बेशक मुखालफत भी हो, मेसी के फैंस की हो या ना हो, लेकिन कल जिस तरीके से मेसी और खास करके मार्टिनेज की आप बात कर लें, आप फर्नांडिस की बात करें, तो नजर आ रहा था कल जो टीम है खास करके कॉम्बिनेशन जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ा मैच जीता यहाँ पर, क्योंकि इंग्लैंड हॉट फेवरेट्स था, ठीक है, अब डिफेंडिंग चैंपियन सारा कुछ है, इंग्लैंड के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही थी। और वर्ल्ड कप फाइनल की बात करें तो ठीक है, लोग अर्जेंटीना की बात जरूर करते हैं, लेकिन इतना आसान होने वाला नहीं है। स्पेन एक यंग साइड है, मुझे पता है बहुत ज्यादा यामीन यमाल पे बात होती है, लेकिन वो जो शूज फिल करने हैं स्पेन ने, जिसमें आप जब एक्स फुटबॉलर्स की बात करते हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप के लिए जीता था, टॉरिस थे या कैसिलेस की बात कर लें, उनके शूज फिल करना इतना आसान होने वाला भी नहीं स्पेन के लिए। तो एक्सपीरियंस वर्सेस द यंग टीम ऑफ, मैं कहूंगा स्पेन, इट्स गोइंग टू बी अ चैलेंज फॉर अर्जेंटीना। तो इसमें आपकी फिर डेफिनेटली फेवरेट स्पेन? मेरी डेफिनेटली स्पेन अच्छा। है। मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा जरूर प्रेशर है उन लड़कों पे, यंग हैं, लेकिन वो जितना फॉर्म अभी में तक है। स्पेन को हमने अगर अच्छा, देखा है, उनकी वैसे जो अर्जेंटीना खास को करके फेवरेट साइलेंट किलर रहे हैं। ये अर्जेंटीना तो को है। फेवरेट करार नहीं देंगे आप, क्योंकि ये वही टीम है जो 2022 में जीती थी, फिर कोपा अमेरिका में भी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, वही टीम मैनेजर, वही टीम कोच और वही टीम के खिलाड़ी। तो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा सूरत हाल उनके हक में जा रही है कि पिछले 2 मैचेस में आपने देखा कि आखिरी जो 10-15 मिनट में उन्होंने जो कमाल कर दिखाया अपनी जगह, यानी कॉन्स्पिरेसी अपनी जगह पर, लेकिन जो आखिरी 10-15 मिनट का खेल है, गोल तो इन्होंने ही दागे। देखिए अर्जेंटीना का हम तो बहुत ज्यादा मेसी वगैरह की बात करते हैं, लेकिन जब आप मिडफील्ड की बात करते हैं, आप एंजो फर्नांडिस की आप बात कर लें, एलेक्सिस की बात कर लें, ये वो लड़के हैं जिन्होंने पूरा का पूरा कल दारोमदार मिडफील्ड का संभाल के रखा था, कि उन्होंने फ्री फ्लो नहीं होने दिया इंग्लैंड को। आप देखें उनके डिफेंस लाइनअप बड़ी तगड़ी थी, उन्होंने कोशिश की कि केन अगर हैं उनको किस तरीके से आपने टारगेट करना है, क्योंकि वही एक वन गो प्लेयर आपको नजर आते हैं। अब अर्जेंटीना पिछले भी अगर टूर्नामेंट की बात करें, बड़ी जबरदस्त फ्लो के अंदर आपको नजर आ रहा था, इस टूर्नामेंट की भी आप बात करें, बड़ा एक जबरदस्त उनको फ्लो नजर आता है। लेकिन बैक टू बैक रिकॉर्ड्स की बात करूं तो इस वक्त स्पेन आपको इसलिए फेवरेट्स नजर आता है, मुझे पता है अर्जेंटीना के फैंस पसंद नहीं करेंगे, लेकिन स्पेन ने अभी तक 2024 से लेकर अभी तक कोई 34 मैचेस खेले जिसमें वो अनडिफीटेड रहे हैं पूरे। अगर मैं मैचेस की बात करूं तो एक बड़ा अच्छा उनकी कमराडरी इस वक्त आपको नजर आती है। लामी यमाल की बात आप कर लें, या अपना उनके खास करके यंग अपना मिडफील्डर्स की बात करें, तो बड़ा एक अच्छा ना, एक मैं कहता हूं कि वो डार्क हॉर्स किस्म की टीम है जिसके ऊपर ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन लोगों ने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करके इस पूरे वर्ल्ड कप में दिया। टफ कंपटीशन देखने को मिलने वाला है। बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ मौजूद थे। फीफा फीवर पर हम बात कर रहे थे, अभी ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। दुनिया भर में पॉपुलिस्ट लीडरशिप क्यों मकबूल हो रही है, इस हवाले से बात हो रही है हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स में। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स। हमने देखा है कि पॉपुलिस्ट लीडर्स जो हैं वो दुनिया भर में पॉपुलर, और हम ये देखते हैं कि वो बात में गहराई भी नहीं है, वो दानिश भी नहीं है, वो लॉन्ग टर्म विजन भी नहीं है, वो कोई ऐसी पॉलिसीज़ भी नहीं है जो कि आने वाले वक्तों के लिए हों, वो कोई क्लाइमेट चेंज से लेके और लॉन्ग टर्म इस तरह की वो तमाम चीज़ें भी उनके मंशूर से तकरीबन बाहर हैं। लेकिन उसके बावजूद दुनिया का बहुत सारे जो पॉपुलिस्ट लीडर हैं वो एक पूरा ट्रेंड हमें नज़र आया कुछ अरसे से। ये क्या है? जब कोई शख्स किसी सियासी रहनुमा का हामी बनता है तो वो हमेशा सिर्फ एक मंशूर का हामी नहीं बनता। बाज़ औक़ात ये डिपेंड करता है कि वो सोसाइटी क्या है, लेकिन मोस्टली वो एक उम्मीद का हामी बनता है, एक ख्वाब का, एक शनाख्त का। और फिर हमारी जैसी सोसाइटी में जहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस कुछ ज़्यादा है, तो वहाँ पे, और आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह एक बहुत मीनिंगलेस लाइफ भी है। सो मीनिंगलेस लाइफ, मकसदियत से खाली लाइफ को मकसदियत कैसी ही क्यों ना मिल जाए, कुछ शैलो ही क्यों ना मिल जाए, उसको शनाख्त दे दे। तो मतलब ये एक एहसास कि आखिरकार, यानी उस लीडर के हवाले से उस सोसाइटी में एक एहसास कि आखिरकार कोई तो है जो हमारी बात कर रहा है। लेकिन फिर बाज़ औक़ात ये वाबस्तगी इतनी शदीद हो जाती है कि वो तनकीदी सोच की जगह ले लेती है, यानी अब बाकायदा इम्पल्सिव, यानी इमोशनल हो जाती है। लीडर की हर बात दुरुस्त मालूम होने लगती है और फिर हर तनकीद ऐसे लगता है साजिश है,
और वो बाकायदा ये मामला हमने अपनी सोसाइटी में दुश्मनियों का हद तक जाते देखा है, तनकीद किसी सूरत में भी नहीं सुन सकते, इस हद तक वो मोहब्बत में चले जाते हैं। और उसमें ये होता है कि हर मुखालिफ जो है, आप जिस भी पार्टी से हैं, उसका जो मुखालिफ है आपको दुश्मन दिखाई देने लगता है। अब सवाल यह है कि ऐसे फ़र्द की फ़िक्री तरबियत कैसे की जा सकती है। सो पहला असूल यह है कि तहकीर कभी तरबियत पैदा नहीं कर सकती। अब सोशल मीडिया का प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया पे थ्रू आउट जितनी भी पार्टीज़ एक दूसरे को, यानी उसके फॉलोअर्स जितने भी एक दूसरे को फ़िक्री तरबियत करने में लगे होते हैं, वो सब एक ही हथियार का इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर वो इस्तेमाल करते हैं, वो तहकीर है। सो अगर आप किसी शख्स से ये कहें कि तुम धोखे में हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही, या तुम ब्रेन वॉश हो चुके हो, या मतलब इस तरह की आप बात करेंगे, तो अमूमन उसका जहन मज़ीद बंद हो जाएगा, वो एक रद्द-ए-अमल का शिकार होगा। नफ्सियात में उसे दिफाई रद्द-ए-अमल हम कह सकते हैं। इंसान अपनी शनाख्त के दिफा में पहले से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर लेता है, इसलिए पहला कदम दलील नहीं है, ताल्लुक़ है। इस शख्स को ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि इसकी इज़्ज़त अपनी जगह पे कायम है, चाहे उसकी सियासी राय से इख्तलाफ ही क्यों ना हो। लेकिन जब इंसान को ख़ुद को महफूज समझता है, और ये हमें एक्चुअली 3-4 हज़ार साल हिस्ट्री हमें बताती है कि किस तरह कोई भी आइडिया कैसे बहुत तेज़ी से फैला। सो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये यानी जिस तरह बुद्ध मत है, ये सूफ़ी ट्रेडिशंस हैं, ये तमाम किस तरह बहुत तेज़ी से फैली। उसकी वजह ये है कि जब तक वो जिसको आप प्रीच कर रहे हैं, जिसको आप बात कर रहे हैं, वो ख़ुद को महफूज कर रहे हैं, महफूज समझ रहा है, तो वो नए ख्यालात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब ये है कि उसके अंदर कोई इस तरह का डिफेंस मैकेनिज्म, उस तरह की चीज़ नहीं हो जो उसकी कॉग्निशन को, जो उसकी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बंद कर दे और उसको कोई किसी फ़्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स की तरफ ले जाए। तो ऐसी सूरत में कोई दलील काम नहीं आती। सो दूसरा कदम जो है वो सवालात हैं, लेक्चर नहीं है। मतलब आप जिस तरह सोक्रेटिस मेथड है उस तरह है कि सवालात, बराह रास्त ये कहने के बजाय कि तुम गलत हो, ऐसे सवालात कैसे किए जा सकते हैं, अगर यही काम कोई मुखालिफ लीडर करता तो क्या तुम्हारा रद्दम एग्जैक्टली यही होता? क्या कोई ऐसी सूरत हाल हो सकती है जिसमें तुम अपने पसंदीदा लीडर से इख्तलाफ करो? कोई एनीथिंग तुम्हारे नज़दीक एक अच्छे रहनुमा की खसूसियात क्या हैं, या क्या तुम इन असूलों को सब पे यकसा लागू करते हो? यानी ऐसे सवाल इंसान के अंदर एक खुद एहतसाबी का अमल शुरू करते हैं। या उस वक्त हो सकता है वो आपकी बात ना माने, लेकिन बाद में एक दफ़ा आपने बीज डालना होता है, जिस तरह सुकरात डाला करते थे। सो तीसरी बात तनकीदी सोच की तरबियत है। तनकीदी सोच का मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ पर शक किया जाए, बल्कि यह है कि हर दावे के लिए यकसा म्यार अपनाया जाए। अगर हम मुखालिफिन से सबूत मांगते हैं तो अपने पसंदीदा रहनुमा से भी मांगें। अगर हम दूसरों की गलतियों को देखते हैं तो अपने गिरोह की गलतियों को भी तस्लीम करें। यानी अगर हम देखते हैं कि थोड़ी देर के लिए थॉट एक्सपेरिमेंट ही कर लें कि अगर एक लीडर जो है उसने कोई ख़ास तरक्की की है, तरक्की से मुराद उसने तरक्याती काम ऐसे करवाए हैं, तो हम थोड़ी देर के लिए फ़र्ज़ कर लें कि क्या अगर यही लीडर, हमारा लीडर जो है वो यही काम करता तो हम कितना शाउट क्रिएट करते हैं। और अब हम लेकिन उस पर तो दूसरी तरफ तो तनकीद कर रहे हैं। सो चौथी बात जो है वो मुतबादिल शनाख्त पैदा करना है। बाज़ लोगों की पूरी शनाख्त सिर्फ एक सियासी वाबस्तगी में सिमट जाती है। ज़िंदगी गुजर गई, आपको मालूम ही है लोगों की, तो वो सिर्फ एक जमात के कारकुन नहीं रहते, बल्कि वही इनकी समाजी दुनिया बन जाती है। दोस्तियाँ, मकसद, आपने पिछले 60-70 साल जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसके अंदर सियासी जमातों के फॉलोअर्स उनको देखा, वो टोटल उसकी कुएं के अंदर चले जाते हैं। ऐसे में अगर वो अपनी राय तब्दील करें तो उन्हें बिल्कुल ऐसे महसूस होगा जैसे वो ख़ुद को खो देंगे, या एक बड़ी बेइज्जती वाली बात है कि ज़िंदगी पूरी जो है वो ख़ास उस पर गुजारी है, तो अब कैसे अपनी फ़िक्र की निगेट कर लें। इसलिए ज़रूरी है कि इंसान की शनाख्त को वसी किया जाए। और ये आप बैसियत आपको भी यही कहा जा सकता है, यानी फ़र्द के तौर पे आप अपनी शनाख्त को वसी कीजिए। आपकी शनाख्त प्राइमरली सिर्फ ये नहीं होनी चाहिए कि इंसान की कि बस एक ख़ास पॉलिटिकल, आपकी शनाख्तें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी हो सकती हैं। सो उस फ़र्द को याद दिलाया जाए कि वो सिर्फ एक सियासी हामी नहीं है, वो एक वालिद है, उस्ताद है, दोस्त है, वो आर्टिस्ट हो सकता है, अगर नहीं है तो पेशावर है, कोई प्रोफेशनल कोई क्राफ्ट हो सकती है, कोई टूरिज़म के हवाले से हो सकता है। मतलब शनाख्त के कई हवाले हो सकते हैं। तो किसी एक नज़रिए पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार करना, ये उसकी शनाख्त ही बन जाना, ये अजीब सी बात है। सो पाँचवीं बात जो है वो फ़िक्री आजिज़ी। फ़िक्री आजिज़ी जो है, इसको सुकरात ने कहा था कि मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये बहुत बड़ी स्टेज है वैसे तो, इतना जानना भी कि आप कुछ ना जानते,
लेकिन फ़िक्री तरबियत का मतलब ये नहीं है कि हम अपने अकायद से दस्तबरदार हो जाएं। इसका मतलब ये है कि हम ये इम्कान खुला रखें कि शायद हम मुकम्मल तौर पर दुरुस्त ना हों, शायद मुखालिफ के पास भी कोई सच्चाई हो, शायद कोई नए एविडेंसेस या नए शवाहिद जो हैं हमें अपनी राय पर नज़रसानी करने पर मजबूर कर दें। सो छठी बात जो है वो जज्बात को समझना है। बहुत सारे लोग सिर्फ दलाइल की वजह से किसी लीडर के हामी नहीं बनते। वो गुस्से, वो महरूमी, खौफ, बेतौकीरी, नाउमीदी, इन तमाम एहसासात के बायस वो ऐसा कर रहे होते हैं, इनसिक्योरिटी। अगर इन जज्बात को समझे बगैर सिर्फ अदाद शुमार पेश किए जाए तो तब्दीली मुश्किल हो जाती है। सो इंसान को सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि उसको सुना जाना भी दरकार होता है, यानी उसको कोई सुनने वाला। और शायद सबसे अहम बात यह है कि हमें ख़ुद भी इसी बीमारी का शिकार होने से बचना चाहिए। हर इंसान में अपने ग्रोह को दुरुस्त समझने का रुझान मौजूद होता है। ये ग्रुप साइकोलॉजी की एक बहुत बेसिक चीज़ है। सो और ये ग्रुप जो है वो छोटे से बड़ा मतलब अब दुनिया में 200 ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम ममालिक कहते हैं। उन ममालिक के अंदर आप सोचिए ना कि कितने ग्रुप्स हैं। सो कल्ट जो है वो सिर्फ दूसरों के नहीं होता, हमारे अपने नज़रियात भी कभी कभी हमारे लिए कल्ट बन सकते हैं। इसलिए फ़िक्री बलोगत की निशानी ये नहीं है कि सिर्फ कि हमारे पास तमाम जवाबात मौजूद हों, बल्कि यह है कि हम सवाल पूछने का हौसला रखते हो, अपनी शनाख्त जो है हमने बहुत सारी चीज़ों में मुनक़सिम कर रखी हो, अपनी गलती तस्लीम कर सकें और किसी भी शख्सियत से मोहब्बत के बावजूद अपनी तनकीदी सलाहियत को वो ज़िंदा रख सकें। क्योंकि जमहूरियत को सिर्फ अच्छे लीडर्स की ज़रूरत नहीं होती कि बहुत अच्छे रहनुमा आपके पास सामने हो, उसे ऐसे शहरियों की ज़रूरत होती है जो शख्सियत परस्ती के बजाय असूलों से वाबस्ता हों और जो मोहब्बत के साथ सवाल करने की सलाहियत भी बरकरार रख सकें। देखते रहिए माइंड मैटर्स। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। जिस तरह से आपको पता है मुल्क भर में मानसून बारिशें जारी हैं। इस मौसम में डेंगू और दीगर जो वबाई अमराज हैं वो भी फूट पड़ते हैं, जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है इस पर बात करना कि एहतियात क्या करनी चाहिए हमें, खुराक में क्या शामिल किया जाए, क्या छोड़ा जाए, और ख़ास तौर पर जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनकी खुराक में क्या शामिल करें। इस पर बात करने के लिए इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राना जवाद असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं वबाई अमराज के। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। राना साहब, मानसून चल रहा है सीज़न और इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जो वबाई अमराज हैं इसमें मुब्तला होने के, तो क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो रिकमेंड की जाती हैं, जो अपनाई जानी चाहिए? जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, मानसून के अंदर यहाँ ज़्यादा बारिशों के अंदर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ फैलने के इम्कान होते हैं। उसके अंदर मच्छर और मक्खी से फैली गई बीमारियाँ, पानी की बीमारियां और स्किन की बीमारियां, ये तीन बड़ी कैटेगरीज के अंदर हम इनको डिवाइड कर सकते हैं और हर एक के लिए परहेज भी उसी तरह करनी पड़ेगी। जिस तरह सबसे पहले हम मक्खी और मच्छर, आपको पता है इस मौसम में ज़्यादा हो जाता है, मच्छर की अफजाइश होती है तो फिर डेंगू और मलेरिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह मक्खी के साथ वो आपके खाने को आलूदा करती है और अगर खाना आपका मक्खियों वाला है या प्रोटेक्ट नहीं था खाना पकाते हुए तो वो आपको पेट की बीमारियां हो जाती हैं। और तीसरे, क्योंकि नमी होती है हवा में और आपके उस तरह अंदाज़ा नहीं होता कि आपका गला ख़राब है। जी, असल में जिस तरह बताया है कि ये मौसम ऐसा है जो बैक्टीरिया और वायरसेस और पैरासाइट्स, मतलब जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पनपने के लिए बहुत अच्छा है। उनको नमी मिलती है, मौसम इतना ज़्यादा गर्म नहीं होता जो उनके लिए फेवरेबल मौसम होता है। तो इस वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस कॉमनली हमें अफेक्ट कर सकते हैं। तो गला ख़राब होने का भी ये है कि आपको कोई भी वायरल तरीके से किसी शख्स के साथ इंटरेक्ट करने के साथ ये गला ख़राब हो सकता है। लेकिन गला ख़राब होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, तो वो डिपेंड करना आपके डॉक्टर ये देख सकते हैं कि ये बैक्टीरियल है या वायरल है। अगर बैक्टीरियल है तो वो आपको एंटीबायोटिक्स दे देंगे, लेकिन अगर वायरल है तो फिर कोई एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है, वो 5 से 7 दिन के अंदर बेहतर होगा। तो डॉक्टर साहब, ये तो हम घर पर ही इलाज शुरू कर लेते हैं ना, हमें पता करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती कि वायरल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। हम खुद ही से वो जो कुछ महीने पहले डॉक्टर ने एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की होती है वो खा लेते हैं और हम कहते हैं जी हम इससे ठीक हो जाएंगे। ये भी डेंजरस हो सकता है वायरल डिजीज़ को ट्रीट करने के टाइम में? जी हाँ, ये इंतहाई डेंजरस हो सकता है और एक इनफरादी सतह पे भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है और इज्तिमाई तौर पर हम सब के लिए डेंजरस
बल्कि ये साबित हो चुका है कि किस तरह डेंजरस हो रहा है। एक तो ये है कि आप जब एक तो एंटीबायोटिक आप लेते हैं और वो स्पेसिफिक नहीं होती उस बीमारी की, क्योंकि आपने ये सोचा डॉक्टर साहब ने पिछली दफ़ा ये दवाई दी थी तो इस दवाई वो खा लेते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने हो सकता है आपकी बीमारी के हिसाब से कोई एंटीबायोटिक दी हो जो इस वक्त आपको इन्फेक्शन है उसके लिए कोई दूसरी एंटीबायोटिक देना जरूरी हो। तो एक तो वो इनफेक्टिव हो गई, दूसरा हम पूरा डोज नहीं लेते उसकी, तीसरा उसकी ड्यूरेशन नहीं करते। मसलन अगर 7 दिन के लिए जरूरी था तो हम हो सकता है 2 दिन बाद अगर कुछ बेहतर महसूस हो तो हम दवाई छोड़ देते हैं कि आप ठीक हो गए हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि जो बैक्टीरिया और वायरसेस हैं उनके अंदर ये इम्यूनिटी आ जाती है, वो इसकी रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इस वक्त जो दुनिया को पेंडेमिक के लेवल का बड़ा खतरा नजर आ रहा है वो ये है कि हमारी एंटीबायोटिक्स अपना असर खोती जा रही हैं, वो इसी वजह से कि उसको प्रॉपर्ली हमने उनको यूज नहीं किया। तो ये ज्यादा बड़ा खतरा है इज्तिमाई तौर पर भी कि अगर इसी तरह तमाम एंटीबायोटिक्स की इफेक्टिवनेस खत्म होती गई तो फिर हमारे पास कोई हथियार नहीं बचेगा बीमारियों से लड़ने के लिए। ऐसी सूरत हाल में क्या सजेस्ट करेंगे? जी ऐसी सूरत हाल में सजेस्ट क्या करेंगे आप? जी देखिए, कुछ चीजें आप एहतियात करें। मसलन लेट्स से इस मौसम में पेट बहुत ज्यादा खराब होता है और उसकी वजह ये होती है कि मक्खी खाने के ऊपर और गलाजत पे बैठ रही होती है, जो खाना प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो उनकी सफाई सुथराई नहीं होती। तो एक तो याद ये रखिए कि बाहर से अगर आपने खाना है तो सैलड ना खाएं, आप पका हुआ खाना खाएं जो आपके सामने अच्छे तरीके से पका हुआ है। ऐसी जगह से खाएं जहां पे सफाई सुथराई का इंतजाम अच्छा है। ये अगर आप बाहर का खाना खाते हुए ये एहतियातें कर लें, और अगर बाहर से कोई शरबत पी रहे हैं तो ज्यादा इंश्योर करें कि वो पानी साफ से बनाए गए। राइट, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राना जवाद अस्कर साहब हमारे साथ मौजूद थे। यही कह रहे थे कि सेल्फ मेडिकेशन से खुदारा गुरेज करें। एक दवाई जो एक शख्स को घर में डॉक्टर ने बता दी है, ज़रूरी नहीं कि पूरा ख़ानदान ही उससे इलाज करके बेहतर हो जाएगा। तो सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें क्योंकि एहतियात हमेशा बेहतर होती है। अपने डॉक्टर को जाकर मिलिए अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम्स अपनी बॉडी में या चेंजेस नज़र आ रहे हैं तो। भी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम बैक जनाब, आप जानते ही हैं कि अगले साल आईसीसी ने क्रिकेट को मज़ीद दिलचस्प बनाने के लिए जो वनडे वर्ल्ड कप है 2027 और T20 वर्ल्ड कप 2028 के फॉर्मेट्स में अहम तब्दीलियों की मंजूरी दे दी है। और आईसीसी एडिनबरा में होने वाले सालाना जनरल मीटिंग के बाद जारी एलामिये के मुताबिक दोनों बड़े आलमी टूर्नामेंट्स नए फॉर्मेट के तहत खेले जाएंगे। जिस पर करनी हमने बात करने के लिए मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार हैं। अच्छा, इस वक्त जो सूरत हाल, गुड मॉर्निंग, इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं आप, कैसी तब्दील होती हुई आपको दिखाई दे रही है? क्या आपको लगता है कि ये जो नए फॉर्मेट्स मुतारिफ करवाए गए हैं, पहले हमारे नाज़रीन को उन फॉर्मेट्स के मुतालिक बताइए। देखें अली, ये जिस तरह आपको पता है कि 2064 जो 30 का जो वर्ल्ड कप होने जा रहा है फुटबॉल को, उसमें भी टीमों की तादाद 48 से बढ़ाकर 64 करने पर बात हो रही है। तो मकसद क्रिकेट में भी यही है कि टीमों जो छोटी टीम उनको आगे आने का मौका दिया जाए, क्योंकि अक्सर टीमें गिला करती कि हमें ऊपर जो फॉर्मेट है बहुत ज़्यादा सख्त है, वहाँ तक हम रसाई हासिल नहीं कर पाते। आपको पता है कि कमर्शलिज़म का दौर है, पैसा चाहिए हर एक को, चाहे फुटबॉल हो चाहे क्रिकेट हो। इसलिए ये जो एडिनबरा में इजलास था 4 रोज़, इसमें बहुत सारी चीज़ों पर बात की गई, जिसमें जो 2027 का वर्ल्ड कप है जो नमीबिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में खेला जाना वनडे का, उस पर भी बात की गई कि जो उसका फॉर्मेट उसको थोड़ा तब्दील किया जाए, क्योंकि हर मैच जब तक एक्साइटमेंट नहीं होगी उसमें उस वक्त तक अट्रैक्शन फैंस के लिए नहीं होगी, उसकी जो मार्केटिंग वैल्यू है वो भी उस पर ज़्यादा अफेक्ट नहीं होगी। इसलिए 14 टीमों का जो फॉर्मेट है उसमें एक सुपर जो रबर राउंड है उसको रखा गया, जो 12, 13 और 14 नंबर की जो टीमें होंगी ना, इनके दरमियान मैचेस, उनमें से जो टीम 2 मैच जीतेगी वो सुपर 12 में आ जाएगी। वहाँ से उसके बाद 2 राउंड बनाए जाएंगे सुपर 7 के हवाले से, दो ग्रुप्स होंगे 6 टीमों के, उसमें एक 7वीं टीम का इजाफा किया जाएगा जो बीच में से उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान 2 नहीं बल्कि 3 मुकाबले करवाए जाएं। मैच होने की जी सर, आपको इसलिए बोला कि मार्केटिंग है, पैसा बनाना है, लोगों को अट्रैक्ट करना है, तो इसलिए वनडे में भी कोशिश की जाएगी कि कम से कम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वनडे में 2 मैचेस हो जाएं, सेमीफाइनल और फाइनल से पहले,
और अगर T20 की बात की जाए कि 2028 में जो होना है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के दरमियान, उसमें 20 टीमों का आपको पता है कि उसमें शामिल होंगी। उसमें 2 सुपर 10 का एक मरला रखा जा रहा है, जो पहले सुपर 8 हम जिसको कहते थे। उसका मकसद भी यही है कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कम से कम फाइनल से पहले, अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंचती हैं उससे पहले 2 मैचेस हो, और अगर फिर फाइनल में आती हैं तो 3 दफ़ा मुकाबला हो जाए। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ICC किस तरह चीज़ों को सोच रहा है, किस तरह मनी मेकिंग की मशीन बना हुआ है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मैचेस। तो ये एक तो इसका पीछे माइंड था, साथ साथ ये था छोटी टीमों को मौका दिया जाए, क्योंकि आज जो आप अगर बात की जाए फुटबॉल की, हम कहते हैं कि 211 से ज़्यादा टीमें खेलती हैं। अब क्रिकेट में भी यही हाल है, 99 एसोसिएट टीमें हैं, 12 फुल मेंबर हैं, तो ये तादाद 111 बनती है। और इसीलिए जो ICC की मीटिंग में ये भी फैसला हुआ कि जो एसोसिएट्स की टीमों के दरमियान 16 जो टीमें होंगी उनके दरमियान एक आर्मी T20 मेला सजाया जाए, उसकी भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा एक सुपर क्वालिफाइंग राउंड भी शुरू किया जा रहा है छोटी टीमों के दरमियान। इसका मकसद वही है कि अट्रैक्शन पैदा की जाए, लोगों को ज़्यादा इंगेज किया जाए। जब ज़्यादा इंगेज लोग होंगे तो पैसा भी ज़्यादा आएगा, फिर ICC को भी फ़ायदा होगा, जो क्रिकेट मालिक उनको भी फ़ायदा होगा। और जो बच्चे बासलाहियत है, जिनको आगे आने का मौका नहीं मिलता बड़ी सतह पर, अगर वो एसोसिएट की तरफ से खेलेंगे, उनके फॉर्मेट में अपनी जो रैंकिंग बेहतर बनाएंगे, तो उनको लीग क्रिकेट में भी आगे आने के चांसेस मिलेंगे। तो मकसद यही है कि क्रिकेट को बढ़ाया जाए, मुकाबलाबाजी के रुझान को बेहतर किया जाए और मार्केटिंग की वैल्यू को बढ़ाया जाए। और उसके अभी साथ तो ये अगर हम कह लें कि तजावीज़ हैं या फिर सिर्फ डिसीजंस हैं, तो अब ये आगे चलकर बहुत सारे और भी फैक्टर्स अभी इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो पता चलेगा कि फाइनली ये डिसाइड हो गई हैं चीज़ें, इन पर अमल होगा या नहीं होगा। ऐसा ही है ना। एक ICC की क्रिकेट कमेटी होती है जिसमें साबिक क्रिकेटर्स भी होते हैं, कुछ मार्केटिंग के लोग होते हैं, कुछ मीडिया पर्सन भी उसमें होते हैं। वो सारे ये तजावीज़ देते हैं। उनकी फिर जो तजावीज़ होती हैं वो जनरल कौंसिल इजलास में पेश की जाती हैं, जो एडिनबरा में हुआ था। अब वहाँ पर तमाम चीज़ें पेपर वर्किंग पर इत्तेफाक किया गया कि ठीक है, इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन आपको पता है कुछ लॉजिस्टिक इश्यूज़ होते हैं, कुछ चीज़ों को एड्रेस करना होता है कि ये सारा कुछ हमने पेपर पर तो कर लिया, लेकिन इसको अमली तौर पर कैसे प्रैक्टिकल बनाएंगे, तो उसमें जो रुकावटें उनको दूर किया जाएगा। फिर उसके बाद अब अक्टूबर सितंबर में ICC का दोबारा इजलास होना है, जिसमें इस पर सारी चीज़ों पर, लॉजिस्टिक के मामला पर डिस्कस किए जाएंगे, फाइनेंस के मामला को देखा जाएगा और दूसरे दिगर जो रूल्स है उनको मज़ीद वाज़े किया जाएगा। फिर उसके बाद जो प्लेइंग कंडीशन उनको तैयार करने के बाद वो सारी जो मीटिंग होगी सितंबर अक्टूबर में, उसकी बाकायदा तौर पर ये मंजूरी दे दी जाएगी, ऐलान कर दिया जाएगा कि अब ये फॉर्मेट होगा 2027 के वनडे वर्ल्ड कप का और 2028 के T20 वर्ल्ड कप का। चीज़ें ऑलरेडी ये तय हैं और बस सिर्फ उनकी जो पेपर वर्किंग की मंजूरियाँ वो बाकी हैं और वो यकीनी तौर पर अक्टूबर में बिल्कुल फाइनल किया जाएगा मामला। अच्छा यूसुफ भाई, ये क्या रेवेन्यू जनरेशन की ही बात है या टीमें भी कम हैं? 14 टीमें हैं जो वर्ल्ड कप खेलने जा रही हैं, तो 14 टीमों के दरमियान अगर मैचेस नॉकआउट पर होते हैं तो ये बहुत जल्दी वर्ल्ड कप ख़त्म हो जाएगा। तो क्या इस फॉर्मेट को इसलिए भी बनाया गया है ताकि ज़रा वर्ल्ड कप थोड़ी देर तक जारी रहे? देखें, टीमों के दरमियान जो कंपटीशन का मेयार है उसको बेहतर करना है। अब ये नहीं होगा कि एक टीम छोटी टीम का बड़ी टीम से मुकाबला होगा तो वो अगर छोटी टीम हार जाती है तो वो नॉकआउट से मरले से फारग हो जाएगी और वो घर चली जाएगी। भाई टीमें ट्रैवल करके आती हैं, सारा साल मेहनत करती हैं, उसके बाद अपनी प्लानिंग करके वर्ल्ड कप तक क्वालिफाई करती हैं, तो उन टीमों को ज़्यादा मौके देने की कोशिश की जा रही है कि उनको ज़्यादा मैचेस मिलें, हर मैच अट्रैक्शन वाला हो। अब ये नहीं होगा कि आप जो एक माजी में भी हमने देखे कि जी एक आसान मुकाबले के बाद पाकिस्तान जीत गया या इंडिया जीत गया या दूसरी टीम जो छोटी टीम थी वो बाहर हो गई है। इस चीज़ को कम करने के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। साथ साथ आपको पता है कि रेवेन्यू भी इसमें यकीनी तौर पर आएगा, फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादा बढ़ेगी और ये सारी चीज़ें मकसद ये कि क्रिकेट को मज़ीद बढ़ाया जाए, डेवलप किया जाए। हम बात हमेशा मुवाजना करते हैं फुटबॉल के साथ कि जी फुटबॉल इतने ममालिक में खेला जाता है, दुनिया की पॉपुलर खेल है, लोग ये बात करते हैं। उसके मुकाबले अगर कि क्रिकेट तो छोटे मुल्कों के दरमियान 12 ममालिक जो फुल मेंबर्स हैं उनके दरमियान खेली जाती है, जिसको हम वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैम्पियन कैसे कह सकते हैं। इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया की टीमें इन्वॉल्व होंगी तो उसमें ज़्यादा वो जस्टिफाई भी चीज़ों को करने का मौका मिलेगा और नई टीमों को भी आगे आने का अपनी सलाहियतों के इज़हार का मौका यहाँ तो तब्दीलियाँ की जा रही हैं, कुछ खबरें ये भी गर्दिश कर रही हैं, ज़रा पाकिस्तान के हवाले से बात कर लें कि वनडे और T20 के कैप्टन की दोबारा तब्दीली का जो है वो मामला।
जी बिल्कुल हिना, ऐसी बात ही है कि चीज़ों को मज़ीद एड्रेस किया जा रहा है। और ये जो अब पहले हमने जिक्र किया है जो वनडे और T20 फॉर्मेट है, इसमें तो पाकिस्तान को कोई ख़तरा नहीं, पाकिस्तान ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुका है। अब रही बात कि हमारे जो वनडे का फॉर्मेट है उसका कप्तान शहनशाह अफरीदी है, जो प्री सीज़न कैंप से छोड़कर अब श्रीलंका में लीग खेलने के लिए चले गए हैं। तो होना तो ये चाहिए था उनको यहीं पर अपना जो कैंप था वहाँ पर रखा जाता, क्योंकि आगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 18 तारीख से मुल्तान में 4 टीमों के दरमियान एक वनडे टूर्नामेंट भी करवा रहा है। तो ये साल जो तैयारियों का है, ये वनडे जो अगला वर्ल्ड कप होना उसकी तैयारियों के हवाले से है। असूलन और अखलाकन तो शहनशाह अफरीदी को यहीं रहकर अपनी जो चीज़ें उसको मज़ीद बेहतर करना चाहिए था, लेकिन आपको पता है कि क्रिकेटर्स को पैसा भी चाहिए होता है, लीग के साथ मुआहदा भी होते हैं, उनको पूरा भी करना होता है, तो इसलिए वो वहाँ खेलने चले गए। T20 का पहले जिक्र कर लें कप्तानी के हवाले से, आपको याद होगा कि एशियन गेम्स होने जा रही हैं जापान में ना, तो वहाँ पर पाकिस्तान ने एक T20 टीम का ऐलान कर रखा जिसके कप्तान है साहबजादा फरहान। तो हमें यही बताया जा रहा है, जो सुनने में भी यही आया, कन्फर्मेशन भी हुई है कि अब जो नए T20 फॉर्मेट में अगर ये टीम वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करती है साहबजादा फरहान की के सलाहियतों को देखा जाएगा बतौर कप्तान भी, बतौर बैटर तो हमने देखा कि नो डाउट को वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर है इस वक्त पाकिस्तान में। तो हो सकता है कि सलमान अली आगा की जगह अब जो नया कप्तान हमारा होगा वो साहबजादा फरहान होगा। बाबर आजम साहब T20 में तो अब आपको नज़र नहीं आएंगे, सिर्फ जो वाइट बॉल और रेड बॉल में उनको आप देखेंगे। ज़ाहरा वो टेस्ट कप्तानी उनको मिली है, आज से वो प्रैक्टिस भी करेंगे, कल से 4 रोज़ा मैच भी शुरू हो रहा है। तो ये बाबर आजम के हवाले से तो मुझे T20 में कोई जगह नहीं मिलती। बहुत से ऐसे स्टार्स हैं जिनमें शायद शहनशाह अफरीदी को भी बड़ा कम बैक करने के लिए जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने यह फैसला किया कि अब हमने नए चेहरों को आगे लाना, क्योंकि 2028 का वर्ल्ड कप उसकी तैयारी करनी है। देखते हैं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद यूसुफ अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्रिकेट पर बात कर रहे थे। अभी ब्रेक पर जाएंगे। उम्मीद है आज का एक्सप्रेस आपको पसंद आया होगा और आप लोग भी हमारी तरह एक्साइटेड होंगे। ख़ास तौर पर ये जो फीफा फीवर है उसको लेकर हम बड़े एक्साइटेड है। उसके हवाले से मज़ीद भी आगे आने वाले दिनों में बात करेंगे। अभी आपसे चाहेंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।